हम बात करते हैं 498 आईपीसी के बारे में, जो महिला से संबंधित है और क्रूरल्टी को डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है। 498 नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ के बीच के डिस्प्यूट होते हैं, उसको लेकर के लिखा जाता है। लेकिन महिलाओं के जरिए से जब एफआईआर लिखाई जाती है तो हस्बैंड के सभी परिवार और उनके नात रिश्तेदार को उसमें एलोबरेट कर करके उनका नाम भी लिया जाता है। रिसेंटली इस तरह के तमाम मिसयूज होते रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मामला अतुल सुभाष का आया, जो केस जौनपुर के कोर्ट में चल रहा था और उनकी वाइफ के जरिए से लिखाया गया था। अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और हिंदुस्तान की अदालतों में और ट्रायल कोर्ट में किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से हस्बैंड को प्रताड़ित करते हैं, उसके बारे में डिटेल बताया। और महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित करती हैं उसके बारे में भी लगभग 1.5 घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष के जरिए से डिस्क्राइब किया। और डिस्क्राइब करने के बाद में या उल्लेख करने के बाद में उसने सुसाइड किया। इस सुसाइड के बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में ये बात चर्चा का विषय है और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भी लोग कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। हालांकि उंगली उठाना ये एक स्वाभाविक बात है कि अदालतों में और पार्लियामेंट के जरिए से या लॉ फ्रेम करने वाले लॉ फ्रेमर्स के जरिए से किसी भी मामले में अगर टाइम बाउंड डिसाइड करने की बात कही गई है और उसके बावजूद पार्लियामेंट के जरिए से जो एक्ट इनेक्टमेंट किया गया है और पार्लियामेंट की मंशा जिसमें रही है कि उस एक्ट के बाबत में जो सूट फाइल हो वो टाइमली डिसाइड हो। जैसे अब अगर आप देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के बारे में कहता है सेक्शन 21B का सब क्लास 2 कि कोई भी सूट फाइल हो डाइवोर्स से रिलेटेड तो वो 180 दिन के अंदर में डिसाइड होना चाहिए। और अगर डिसाइड नहीं होता है तो उसके बारे में ट्रायल कोर्ट को अलग से एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसी तरीके से तमाम एक्ट में जो पार्लियामेंट वर्तमान समय में इससे पहले बनाया है उसमें कहीं ना कहीं टाइम लिमिटेशन का जिक्र और फ्रेम किया है। रही बात 498A की, 498A में इससे पहले अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अरनेश कुमार का, उससे पहले 498 के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होती थी और जिसका नाम एफआईआर में था उसकी भी गिरफ्तारी होती थी। और ट्रायल कोर्ट के जरिए से नॉर्मल सिचुएशंस में अगर सिंपली यूं कहा जाए तो बेल नहीं मिलती थी और 498A में बेल हाई कोर्ट तक आती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में ये डील किया कि 498 का मिसयूज हो रहा है, परमा फेसाई ऐसी किसी तरह की गिरफ्तारी न की जाए। एफआईआर लिखने के तत्काल बाद कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, जिसको लेकर के गिरफ्तारी पे थोड़ी बहुत तो नकेल कसी गई। हालांकि अभी भी इस मामले पे पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। हालांकि सीआरपीसी के प्रोविजन में ये 41A में स्पेशली प्रोवाइडेड है कि जो ऑफेंस 7 साल या 7 साल तक के हैं उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो 498 में 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, तो ऐसे मामले में भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जो भारत में ट्रायल का प्रोसेस है या ट्रायल की प्रोसीडिंग है, यानी प्रोसेस को पनिशमेंट कहा गया है। 498 के केसेस को देखा जा रहा है जिसमें चार्जशीट में 2 से 3, 3 से 4 गवाह होते हैं, 8-8, 10-10 साल तक डिसाइड नहीं हो रहा है। अब अगर ये देखा जाए
तो किसी क्षेत्र में अगर थाना अध्यक्ष या वो वहां पे एसआई पोस्टेड है और अगर उसके क्षेत्र में कोई अपराध हो जाता है, चाहे वो रात में हो जाए या दिन में हो जाए, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। यानी संबंधित थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर, एसआई या वह एरिया का कांस्टेबल, उन लोगों के खिलाफ यह तय किया जाता है कि इनकी लापरवाही पाई गई है। ऐसे ही अगर टीचिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो अगर स्कूल में कोई घटना या एक्शन रिएक्शन होता है तो उसमें प्रधानाचार्य के साथ साथ प्रधान टीचर्स और उनके वार्डन्स वगैरह पे भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। अगर देखा जाए तो जो केस टाइम बाउंड जुडिशरी में डिफाइन होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए, अगर उनके जरिए से टाइम बाउंड पीरियड में डिसाइड नहीं होता है तो आखिर उनकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के बीच में कैसे तय होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे मामलों में 227 की पिटीशन लेकर के ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन देने के लिए हाई कोर्ट लोग अप्रोच करते हैं। हाई कोर्ट भी उसमें रेयर मामलों में यह डायरेक्शन देता है कि ट्रायल कोर्ट इतने दिनों में या टाइम बाउंड के अंदर ये केस डिसाइड कर दे और उसके बाद रिवीजन बाद अपील के बाद हाई कोर्ट तक ये प्रोसीडिंग चलती रहती है। अगर सिंपली ये बात कहा जाए कि आदमी कोई अपनी जवानी में अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है या छोड़ना चाहता है या रीमैरिज करना चाहता है, तो इतनी लंबी प्रोसेस हो जाएगी कि जब उसके बाल काले हैं तब वो छोड़ने का प्लान करता है और जब उसका केस डिसाइड होता है तो वो उसके बाल जो है ब्लैक से व्हाइट में टर्न हो जाते हैं, यानी बालों में सफेदी आ जाती है। इतना लंबा प्रोसेस चल जाता है, जबकि उसमें 3 से 4 या 5 विटनेस होते हैं और वो 10-10 साल तक ट्रायल चलता है। और वही ट्रायल कोर्ट के जो जज होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं वो प्रमोट होकर के सेशन कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट से वो हाई कोर्ट तक आते हैं और बहुत सारे मामले में हाई कोर्ट के जज जो नीचे से जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। तो ट्रायल अगर पनिशमेंट है तो ऐसे मामले में अतुल सुभाष के मामले को अगर देखा जाए तो उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो जज की क्यों नहीं तय की जाती है या ट्रायल कोर्ट के जज की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय की जाती है। अगर ये देखा जाए तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर अकाउंटेबिलिटी जजेस की चेक नहीं होती है और उनका चेक और बैलेंस नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्याय का जो उद्देश्य है और पार्लियामेंट का जो इंटेंट है एक्ट बनाने का, उसका एकदम बाइफरकेट हो जाता है और मिसयूज हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस मामले में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी लायबिलिटी है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी इस बात को लेकर के है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्टों में बहुत सारी टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है जिसकी पूर्ति अभी वहां पे हो नहीं पाती है। और अगर दूसरी चीज देखा जाए तो सरकार को एक्सपीडी ट्रायल यानी वेलफेयर अगर स्टेट का डेफिनेशन किया जाए तो सोशल लेवल पे अगर स्टेट का डेफिनेशन किया जाता है तो सोशल स्टेट होना चाहिए या वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट होने के नाते स्टेट की यह ड्यूटी है कि लोगों को जस्टिस और न्याय जल्दी दिलाया जाए या एक्सपीडी दिलाया जाए, यानी डिले प्रोसेस को कहा जाए कि डिलेड जस्टिस इस जस्टिस डिनाइड के फॉर्मूले के तहत लोगों को न्याय जल्दी मिल सके। इसलिए जजेस की संख्या में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जजेस का अपॉइंटमेंट करना चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है उसकी पूर्ति होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति टाइमली अपने सूट को या किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के कोर्ट में जाए और जल्दी उसका निवारण हो जाए और निवारण के साथ साथ अपने लिमिटेड एज में और लिमिटेड टाइम में उसे न्याय मिल जाए। ना कि आज हम शुरुआत करें, जैसे हमारी एज 44 है
और आज हम कोई सूट दाखिल करें और हमें उस सूट का रिजल्ट 62 साल और 64 साल की एज में जाकर के मिले, तो ऐसी स्थिति में तो हमारी एज निकल जा चुकी होती है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और जो इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, इसका कंपनसेशन कहीं पे भी पार्लियामेंट के जरिए से इसका जिक्र नहीं किया गया है। और कोर्टें अगर किसी भी तरह से सीआरपीसी में 357A में डिफाइन किया गया और अगर कोर्टें देती हैं तो जुर्माने के रूप में 2000, 4000, 5000, 10,000 है। और अगर महंगाई का इन्फ्लेशन देखें तो एक महीने का वो खर्चा नहीं है और 20-20, 25-25 साल मुकदमा लड़ती और लड़ाती रहती हैं। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी जज पे भी होना चाहिए और अगर उसके लेवल पे भी कोई लापरवाही आती है तो उनके प्रमोशंस को लेकर के और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। स्टेट की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि उस एरिया में जनसंख्या के अनुपात पे जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एक्सपीडी ट्रायल के लिए लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जबकि ये देखा जाए कि 156(3) की एप्लीकेशन एफआईआर की रजिस्ट्रेशंस वाली नॉर्मली सिचुएशंस में हम देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट को 156(3) में डायरेक्शन की हाई कोर्ट की जरूरत पड़ती है और तमाम मुकदमे हम लोग हाई कोर्ट से फाइल करके डायरेक्शंस कराते हैं। तो इस तरह से हाई कोर्ट में डेट पे डेट जो चलती रहती है, ये प्रोसेस पनिशमेंट है। और इसी तरीके को अगर देखा जाए तो फैमिली डिस्प्यूट के मामले में चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 का सेक्शन 345 हो, जिसमें तलाक और निकाह का जिक्र है, ऐसे ही डाइवोर्स के मामले में उसमें भी टाइम बाउंड मैटर है और डाइवोर्स की पिटिशंस में भी 180 दिन का टाइम लिमिट दिया है। बहुत सारे एक्ट में टाइम लिमिट देने के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट के जरिए से हर मुकदमे में टाइम लिमिट को क्रॉस किया जाता है, टाइम बाउंड डिसीजंस नहीं दिए जाते हैं। SC/ST में भी टाइम बाउंड दिया है और विवेचना के लिए भी बहुत सारे टाइम बाउंड्स दिए हुए हैं पुलिस को लेकर के। तो लॉ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव के जरिए से लगातार नहीं किया जाता है, जिसको लेकर के एक से एक कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं। तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन लगातार होना चाहिए और किसी फर्जी मुकदमे में अगर गिरफ्तारी हो तो उसमें कंपनसेशन की भी डिमांड होनी चाहिए, अवार्ड होनी चाहिए। 498 के मिसयूज को लेकर के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में यह कहा कि उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और हर लेवल पे स्क्रूटनी होने के बाद उसको त्वरित डिसाइड होना चाहिए और किसी भी मामले में जल्दबाजी में भी कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।